नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर, आपके अपने ही एक प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं आपको आपकी पसंद की कहानियाँ सुनाती हूँ और कई बार अपनी पसंद का भी थोड़ा बहुत कुछ सुना देती हूँ ज़बरदस्ती। तो नया नावल शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट्स लिखे और अपना कीमती समय निकाला और आपने लिख कर भेजा कि आपको पसंद आई कहानी। और सब सुनने वालों का, श्रोताओं का जिन्होंने सुना, सराहाया, लाइक्स किए, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब किया। तो पहले मैं नाम पढ़ती हूँ और फिर नया नावल शुरू करेंगे। नरेश शर्मा जी, आकृति, इंद्रजीत परदेसी, रिंकू चौहान, हर्षा पठारे, फाल्गुनी बेन पटेल, भोला महाराज, अमित भारती, जय हिंद, कमलेश श्रीवास्तव, सुनील दत्त, संतोष जोशी, डॉक्टर प्रदीप सिंह धालीवाल, राजेश और बेश चौहान, आकाश राय, संध्या चौहान, खिलेश वर्मा, हरजिंदर सिंह ढिल्लो और संख्य वंशम। मैं उम्मीद करती हूँ मैं शायद आपका नाम सही पढ़ रही हूँ। शशांक गुप्ता, कुलदीप, मीनाक्षी राणा, फन ऑफ फन। और कुछ नाम थे उसमें जो डिजिटल आते हैं तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी नहीं जानेंगे या मैं भी नहीं बता पाऊँगी। तो बहुत ही शुक्रिया साथ बने रहने का, पसंद करने का। आज मैं आपको एक नया नावल वेद प्रकाश शर्मा जी का सुना रही हूँ, जिसकी फरमाइश की थी इंद्रजीत परदेशी और सौमित्र दीक्षित। सौमित्र दीक्षित ने बहुत पहले कहा था कि मैं कुछ उन्हें वेद प्रकाश शर्मा का सुनाऊँ, जो कि मैं बहुत लेट कर रही हूँ। असल में बहुत टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग का, कई बार देर हो जाती है, लेकिन आप लोग इतना धैर्य रखते हैं और उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ कहानी बीच में जब अधूरी होती है तो बहुत ही बुरा लगता है, पर क्या करें, कई बार फैमिली की वजह से, घर के कामों की वजह से नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग। कुछ बाहर का ऑफिस का भी काम होता है, तो इस वजह से मैं फ्रीलांसर काम भी करती हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता। पर फिर भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप इतना सराहते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, मेरा बड़ा हौसला बढ़ जाता है। और बस इसीलिए मैं कर लेती हूँ क्योंकि आपको पसंद है, और मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। ऐसे ही आप बने रहिए, अपने विचार रखिए। और जब आप बोलते हैं ना कि ये नावल पढ़ाएं, तो आप साथ में नावल भी बता दिया करिए कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सॉरी। क्योंकि कुछ राइटर्स का मैंने खुद ही नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं मालूम उनका कौन सा उपन्यास बहुत फेमस है या बहुत अच्छा है। और हाँ, एक बात ये कहना चाहती थी कि कभी कभी देर हो जाती है, क्योंकि वन बाय वन सबकी फरमाइश लेना होता है, तो इसलिए सबको थोड़ा सा, सबको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं सबका एक पसंद का नावल लेती रहूँगी, लेखक का। तो बहुत दिल से धन्यवाद साथ बनने का, इतना पसंद करने का। और हमारी भी ये फैमिली है, आप खुल के बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें, मैं आपकी बात का बुरा भी नहीं मानूंगी। और आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो आप भी नहीं बुरा मानेंगे। तो शुरू करते हैं नावल। ये है वेद प्रकाश शर्मा जी का लिखा हुआ नावल शिखंडी, और जिसकी फरमाइश की थी इंद्रजीत परदेशी ने और सौमित्र दीक्षित ने। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप सुन रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का लिखा हुआ नावल शिखंडी। वो वो उसे मार डालेगा। कौन? मुठ्ठियां भींचे पारस श्रीवास्तव ने उत्तेजित अवस्था में पूछा। कौन? किसे मार डालेगा? 10 वर्षीय छोटे से बच्चे ने आंखें शून्य में टिकाए कहा। मरने वाले का नाम मनीष है, मनीष मल्होत्रा। और मारने वाले का? अतुल त्यागी। कहाँ कहाँ होने वाली है ये घटना? इस बार कोई जवाब नहीं दिया 10 वर्षीय बच्चे ने। वह ज्यों का त्यों आंखें शून्य में टिकाए कुछ देखने का प्रयत्न कर रहा था। छोटे से माथे पर ऐसे बल पड़े हुए थे जैसे किसी चीज को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हो। हाँ हाँ विशेष, बोलो, कहाँ होने वाली है ये घटना? कहाँ मारने वाला है अतुल त्यागी मनीष मल्होत्रा को? गौर से देखो बेटे, गौर से देखकर मुझे जल्दी से बताओ। 500 535। शून्य में आंखें टिकाए विशेष नाम के बच्चे ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो कुछ देख रहा हो। 535 क्या? 535 क्या बेटे?
पारस पूरी तरह बेचैन नजर आ रहा था। कहाँ पढ़ रहे हो तुम ये नंबर? एक दरवाजे पर, उस पर वो मनीष मल्होत्रा भी लिखा है। इसका मतलब वो कोई फ्लैट है। कहाँ है वो फ्लैट? वहाँ सड़क के किनारे सफ़ेद और हरे रंग का एक पत्थर लगा है। उस पर लिखा है दसी हर 10 किलोमीटर। कोई और पहचान? एक बार फिर चुप रह गया विशेष। आंखें एकदम स्थिर थीं, यूं जैसे मृतक की आंखें हों। फर्क था तो केवल ये कि मृतक की आंखें ज्योतिहीन होती हैं, लेकिन विशेष की आंखों में इस वक्त खास ज्योति नजर आ रही थी। उसी खास ज्योति से जाने वह कहाँ के दृश्य को देखता कहता चला गया। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ, बहुत चौड़ी सड़क है। सड़क के बीच में डिवाइडर बना हुआ है। मैं सड़क पर चलने वाले बहुत से वाहनों को देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मैदान भी है। मैदान में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी क्रिकेट खेलूंगा अंकल। बहुत दिनों से मैं क्रिकेट नहीं खेला। हाँ हाँ विशेष, हम तुझे क्रिकेट खिलाएंगे बेटे। पारस को लगा कि विशेष क्रिकेट खेलते बच्चों को देखकर भटक रहा है। उसे पुनः पटरी पर लाने की कोशिश करता हुआ वो बोला, मगर पहले ध्यान से देखकर उस बिल्डिंग की कोई पहचान बताओ। तुमने खुद कहा वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फ्लैट नंबर 535 तो उन सभी में होगा। ध्यान से देखकर हमें उस इमारत की कोई पहचान बताओ जहाँ कत्ल होने वाला है। सबसे ऊंची, वो इमारत सबसे ऊंची है। विशेष ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे वो इमारत को साक्षात देख रहा हो। कब होने वाला है कत्ल? एक बार फिर विशेष ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इस बार ऐसा नजर आ रहा था जैसे वो किसी घड़ी पर नजर टिकाए हुए हो। उसे जवाब देने में देर हुई तो पारस बुरी तरह बेचैन नजर आने लगा। अधीर होकर एक बार उसने जब ये पूछा कि कत्ल कब होने वाला है, तो विशेष ने कहा 6:36। पारस ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 6 बजने में केवल 5 मिनट बाकी थे। टाइम देखने के बाद वो कुछ और ज़्यादा बेचैन नजर आने लगा। अभी शाम के 6:36 पर या सुबह के 6:36 पर? ये पता नहीं लग रहा। मुझे उस फ्लैट की दीवार पर लगी एक घड़ी नज़र आ रही है। 6:36 हुए हैं उसमें। अतुल के हाथ में एक रिवॉल्वर है और उसने वो मनीष के सीने में गोली मारी है। वो चीख पड़ा, अंकल अंकल, उसके सीने से खून निकल रहा है। उसने अपने दोनों हाथों से सीना पकड़ लिया। कमरे में एक औरत भी है, एक लड़का भी। दोनों चीख रहे हैं। अरे अरे, वो उस पर दूसरा फायर कर रहा है। अंकल उसे बचाओ अंकल। विशेष खुद भी ऐसे अंदाज में चीखने लगा जैसे अपनी आंखों के सामने चल रहे मंजर को देखकर डर रहा हो। घबराओ मत विशेष, हम उसे बचा लेंगे बेटे। कहने के साथ पारस ने झपट कर दोनों हाथों से विशेष के कंधे पकड़े। उसे सांत्वना देने के अंदाज में बोला, तुम डरो मत बेटे, बस ये और बता दो कि उनके हुलिये कैसे हैं। हम मनीष और अतुल को पहचानेंगे कैसे? मगर अब विशेष कुछ भी बताने की मानसिक अवस्था में नहीं था। खौफ छाया हुआ था उसके चेहरे पर, ठीक वैसा ही खौफ जैसे किसी मर्डर को देखकर किसी भी साधारण बच्चे को छा सकता है। वो बार बार चीख चीख कर मरने वाले को बचाने के लिए कह रहा था और वही सब कहता कहता बेहोश हो गया। उसका जिस्म ढीला होकर पारस की बाहों में झूल गया था। तेज और तेज चलो आरिफ। पारस अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें गड़ाए उत्तेजित अवस्था में चीख रहा था। 6:15 बज गए हैं। लेट हो गए तो हम मनीष को बचा नहीं सकेंगे। दांतों पर दांत जमाए ड्राइविंग करते आरिफ ने 80 की स्पीड पर एक मोड़ काटने के बाद कहा, देख नहीं रहे बॉस, सड़क पर ट्रैफिक है। अंधा होकर चलाऊंगा तो हम सभी फुटपाथ पर लाश बने पड़े नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा, पिछली सीट पर बैठी मारिया ने कहा। उसके दाईं तरफ बैठे अंकित ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विशेष ने ऐसा कुछ नहीं देखा। आरिफ और अंकित ठाका लगाकर हंस पड़े। तुम भूल रहे हो, मारिया के बाईं तरफ बैठे सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा। वो एक्सीडेंट नहीं देखता,
सिर्फ मर्डर देखता है। तभी तो तभी तो संभाल कर चला रहा हूँ मैं। कहने के साथ दांतों पर दांत जमाए आरिफ ने एक बस को इसके बावजूद ओवरटेक किया जब सामने उसे एक मारुति आती हुई नजर आ रही थी। मारुति वाले को लगा कि वो गया। बुरी तरह हड़बड़ाकर आंखें बंद कर ली थी उसने, मगर ऐन वक्त पर आरिफ की सफारी उसके लिए जगह छोड़ती बस के ठीक सामने आ गई थी। इस कोशिश में ज़रूर इतना हुआ था कि सफारी का पिछला हिस्सा बस के अगले हिस्से से टकराने से बस बाल बाल ही बचा था। इस दृश्य को देखकर पारस के मुंह से निकला, संभल कर। बॉस, कभी कहते हो तेज चलूं, कभी कहते हो संभल कर। एक्सीलेटर पर पैर का दबाव पड़ा था। आरिफ बोला, दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेंगे, एक फैसला करके हुक्म दो। दोनों हुक्म मानने पड़ेंगे, तेज भी चलना है और संभल कर भी, जिससे हम भी ना मरे और मनीष की जान भी बच जाए। अंकित ने कहा, तो तू चला ले गाड़ी। आरिफ ने लगातार रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, इसने ड्राइविंग की तो यकीनन फुटपाथ पर मुंह फाड़े पड़े होंगे हम सब। त्रिलोचन सिंह बोला, इस काम के लिए सिंघानिया साहब ने ऐसे ही नहीं पकड़ा है तुझे। सुना है हिमालयन कार रैली में 3 बार फर्स्ट आ चुका है। राज की बात को जानता है तो मुंह पर ढक्कन लगाकर बैठ, मुझे अपना काम करने दे। ठीक कहा आरिफ ने। बगल वाली सीट पर बैठे पारस ने निर्णायक स्वर में कहा, बार बार बोलकर से डिस्टर्ब मत करो। 6:20 हो गए हैं। अगर हम लेट हो गए तो अपने मिशन में नाकामा हो जाएंगे, और एक्सीडेंट हो गया तो। अपना वाक्य उसने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था, मगर सभी उस अधूरे वाक्य का पूरा मतलब समझ गए थे। शायद इसलिए सफारी में खामोशी छा गई। इसमें शक नहीं कि सफारी सड़क पर मौजूद अच्छे खासे ट्रैफिक के बीच से यूं सर्राती चली जा रही थी जैसे कच्चे खेत में नागिन दौड़ी चली जा रही हो। लंबी नाक वाले शख्स ने उस दरवाजे पर दस्तक दी जिस पर पीतल के चमचमाते अंकों में 535 लिखा था। एक नेम प्लेट पर लिखा था, मनीष मल्होत्रा। दरवाज़ा एक लड़के ने खोला। 15 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। वह गोल चेहरे, गुलाबी होठ और नीली आंखों वाला गोरा लड़का था। उसने सफ़ेद शर्ट, नीला निक्कर और लाल स्वेटर पहन रखा था। चेहरा ऊपर उठाए वो आगंतुक की तरफ देखता हुआ बोला, आपको किससे मिलना है अंकल? पापा हैं तुम्हारे? आगंतुक ने अपने खुरदुरे हाथ से उसके फूले हुए गालों को थपथपाते हुए पूछा। हाँ अंकल हैं, आइए। कहने के साथ लड़के ने बड़ी शालीनता के साथ उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। लंबी नाक वाले जिस शख्स ने फ्लैट के अंदर कदम रखा उसकी आंखें गड्ढे में धसी हुई थीं। चेहरा त्रिभुजाकार था, थोड़ी थोड़ी बाहर को निकली हुई थी। लंबे लंबे 2 ही कदमों में वह प्रथम कमरे में पड़े सोफ़ा सेट के नज़दीक पहुंच गया। बैठिए अंकल। मुस्कुराता हुआ आगंतुक एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। उसकी मुस्कान भी बेहद खुरदुरी थी। आप क्या लेंगे? लड़के ने पूछा। वेल बिहेव्ड उस लड़के की बातें आगंतुक को बहुत अच्छी लग रही थी। मुस्कान शायद उसके ना चाहते हुए भी कुछ और गहरी हो गई। कुछ नहीं लेंगे बेटे, बस अपने पापा को बुलाओ। जी अंकल, पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि कौन आया है। कहो भाई आया है। भाई? तुम्हारे पापा समझ जाएंगे, उन्हें भेज दो। पर अंकल, आपका कोई नाम भी तो होगा। वो मुस्कुराया। अतुल, अतुल त्यागी। जी अंकल। कहने के बाद वो दरवाज़ा पार करके अंदर वाले कमरे में चला गया। आगंतुक ने कमरे की एक दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली। 6:20 हुए थे उसमें। अपने तन पर मौजूद पठानी सूट की जेब से उसने सिगरेट का पैकेट और माचिस निकाली। एक सिगरेट सुलगाने के बाद तिल्ली यूं ही फर्श पर उछाल दी। अभी उसने पहले ही कश लिया था कि अंदर से भन्नाई हुई सी मर्दानी आवाज़ आई। ये क्या बेवकूफ़ी की तूने? उससे क्यों कहा कि मैं घर पर हूँ? जब आप घर पर नहीं हैं तो मैं क्या कहता पापा? कह देता नहीं है, कहीं गए हैं। पर पापा, आप तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस पर क्यों गर्म होते हो जी? इस बेचारे को क्या पता था कि उसे मना करना है? ठीक है, पुनः जनानी आवाज़ आई। मैं कह देती हूँ, कह दूंगी। अभी अभी स्कूल से आया था, इसे नहीं पता कि आप कुछ ही देर पहले घर से कहीं चले गए थे। हाँ, अब नहीं हो सकेगा ये। वो भन्नाई हुई आवाज़ में बोला। वो समझ जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो और ऐसा मैं करा रहा हूँ।
हाँ तो अब तो मिलना ही पड़ेगा उससे। इस वाक्य के बाद खामोशी छा गई। उपरोक्त वार्तालाप तो को सुनने के बाद आगंतुक के मोटे और भद्दे होठों पर जहरीली सी मुस्कान थी। सिगरेट में उसे मुट्ठी भींचकर सुट्टे लगाने की आदत थी। चुटकी बजाकर बार बार राख झाड़ना भी उसी में शामिल था। आओ भाई आओ, कहता हुआ जो शख्स दरवाज़ा पार करके अंदर वाले कमरे से बाहर वाले कमरे में आया, उसने सिल्क का सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। उम्र 40 के लपेटे में थी। सर एकदम गंजा। आओ आओ, तो मुझे कहना चाहिए सेठ, क्योंकि इस कमरे में तुम अभी अभी आए हो, जबकि मैं पहले से आया बैठा हूँ। कहने के साथ उसने एक बार फिर चुटकी बजाकर राख झाड़ी थी। गंजा उसके ठीक सामने वाली सोफा चेयर पर आकर बैठ गया। दोनों के बीच एक सेंटर टेबल थी। ना पठानी सूट वाला कुछ बोला और ना ही कुर्ते पजामे वाला। बस एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे थे दोनों। और कुर्ता पजामा वाले ऐसा भी बहुत देर तक नहीं कर पाया। लगातार अपनी आंखों में झांक रहे पठानी सूट वाले को ऐसा करते देखकर जाने क्यों उसकी आंखों में ऐसे भाव उभर आए जैसे सामने खड़े शेर को देखकर हिरन की आंखों में होते हैं। सक पका सा गया था वो। उसी सक पकाहट को छुपाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोला, अरे कामना, कुछ ठंडा वंडा, कुछ चाय वाय दो भाई आए हैं। जी लाती हूँ अभी। क्यों भाभी जी को कष्ट देता है सेठ? उसने एक सुट्टा लगाने के बाद कहा था। काम की बात करके मुझे चलता कर। मैं तो आपको यहाँ देखकर ही हैरान हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने लहजे के कंपन को छुपा नहीं सका था। क्या करता, आना ही पड़ा। पठानी सूट वाले ने सिगरेट के अग्रिम सिरे पर राख ना होते हुए भी चुटकी बजाने के साथ कहा, तूने 5:30 बजे अपने ऑफिस में बुलाया था, पर वादे के मुताबिक वहाँ नहीं मिला। गच्चा दे गया तू, तो यहाँ आना पड़ा। वो मैं गया तो था आज ऑफिस, मगर जल्दी आ गया। तबीयत कुछ ढीली सी महसूस की थी। यहाँ आकर नापा तो पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दवा ली? हाँ ली। अब ठीक है ब्लड प्रेशर? हाँ अब सही है। बड़े ही धूर्त अंदाज में उसने कहा, मुझे तो पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। पसीने आ रहे हैं तेरे माथे पर। हाँ नहीं तो। कहने के साथ उसने अपना हाथ माथे पर ही नहीं सारे चेहरे पर घुमा डाला। खैर, क्या सोचा? किस बारे में? ओह, तो अब तुझे याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, वो मुझे याद है, सब कुछ याद है, पर भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं वैसा कर नहीं सकूँगा। नहीं कर सकेगा? ये शब्द पठानी सूट वाले ने बहुत ही खूंखार अंदाज में उसकी आंखों में देखने के साथ दोहराए थे। इतने खूंखार आवाज़ में कि उन्हें शब्दों को एक बार फिर कहना गंजे को एवरेस्ट पर चढ़ने जितना कठिन लगा। अपने बाप दादों तक की शक्तियाँ समेट कर उसने कहा, वो इसमें बुरा मानने जैसी तो कोई बात नहीं है भाई। असलम भाई से कहना। इसके अलावा अगर वो कभी भी कोई भी हुक्म करेंगे तो मैं ताबेदार की तरह उसे बजा लाऊंगा। मगर फ्लैट का मामला ज़रा अलग। तुझे मालूम है सेठ, असलम भाई को ना सुनने की आदत ना है। प्लीज़ भाई, प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना उनसे। साथ में ये भी कहना कि मैं कभी उनका कोई हुक्म नहीं टालूंगा। गंजा बाकायदा गिड़गिड़ा रहा था। मैं तेरी नहीं, अपनी बात कर रहा था सेठ। अपनी बात? मैं कुछ समझा नहीं भाई। तेरी तरफ से ना तो उसके सामने खड़े होकर मुझे करनी पड़ेगी ना सेठ। और वो कहता चला गया, और अब तक उसके दरबार में मैंने जितने नज़ारे देखे हैं उनके मुताबिक ना करने वाला उसका एक भी गुलगा आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। गंजे पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा। अब सोच, मैं तुझसे यहाँ हाँ कराए बगैर कैसे जा सकता हूँ? अगर गया ना, सीधा ऊपर पहुँच जाऊँगा। गंजे को काटो तो खून नहीं, जबान तालू से जा चिपकी थी। हालांकि जाना तो सबको पड़ता है ऊपर, मगर मैं ऐसा एक भी नहीं मिला दुनिया में जो जाना चाहता। मैं भी वैसा हूँ और शायद तू भी वैसा ही है। एक और सिलसिला चल पड़ा है साला दुनिया में, ये कि हर आदमी खुद को ऊपर जाने से रोकने के लिए
दूसरे को ऊपर भेजने में जुटा पड़ा है। मैं भी उसी निजाम का एक बंदा हूँ। अब सोच, दिमाग लगा के तू ही सोच सेठ। तेरे इनकार को असलम भाई के सामने अपने मुंह से कहकर भला क्यों मैं अपना ऊपर का टिकट कटाऊंगा? इससे अच्छा क्या ये नहीं मैं तेरा ही टिकट काट दूं? वैसे भी बचने का बस मेरे पास यही एक रास्ता है। सामने बैठे शख्स के शब्द मानो शब्द नहीं, कोलू के पाठ थे। वे पाठ जिनके बीच से गंजे का चेहरा मानो कई कई बार गुजरा था। सूखे हलक को थूक सटक कर तय करने के असफल कोशिश के साथ उसने कहा, समझने की कोशिश करो भाई, ये फ्लैट। समझ में तो मेरी ये नहीं आ रहा कि सेठ तुझे आखिर में दिक्कत क्या है। एक बार फिर पठानी सूट वाला उसकी बात काटकर कहता चला गया, तूने खुद कबूल किया आज के बाजार भाव से तेरे इस फ्लैट की कीमत 50 लाख है। असलम भाई 60 दिलवा रहे हैं। किसी के साथ जाती नहीं करते वो। ऐसी कंडीशन में तुझे बेचने में क्या दिक्कत आ रही है? समझने की कोशिश करो भाई, ये फ्लैट मेरे दादा ने खरीदा था। मेरे बाप पर बड़े बड़े क्राइसिस आए मगर इस फ्लैट को नहीं बेचा उन्होंने। हमेशा मुझसे भी यही कहा कि उनके बाप ने कहा था, ये फ्लैट नहीं मेरी निशानी है, इसे कभी बेचना मत। वही गांठ मैंने भी अपने पल्लू में बांध कर रखी है। और फिर मैं तो आज इस डेट में क्राइसिस में भी नहीं हूँ। 10-5 लाख अगर असलम भाई मांगे तो उनकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। अबे, असलम भाई को भिखमंगा समझता है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था भाई, मेरा मतलब था हफ्ता देने से। हफ्ता तो आजकल कैसे समझाऊं कूड़ मगज, कैसे समझाऊं तुझे? असलम भाई हराम की खाने वालों में से नहीं है। वो किसी के लिए कुछ काम करते हैं। जो काम कराने वाला उस काम का देता है उसको खुदा की नियामत समझते हैं। अब वो कहता चला गया। अब इसी काम को ले कोई उनके दरबार में पहुंचा, बोला किसी भी कीमत पर ये फ्लैट चाहिए। असलम भाई ने उससे कहा, बाजार भाव के मुताबिक फ़्लैट की कीमत 50 है, 60 देने पड़ेंगे और मेरी फ़ीस अलग। तैयार हो गया वो। असलम भाई ने सोचा किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया। काम हाथ में लिया है और तू तो जानता है असलम भाई अगर एक बार किसी का काम को हाथ में ले लेना पूरा करके ही दम लेते हैं। मैं सब जानता हूँ भाई। असलम भाई के पास कौन पहुँचा होगा? मेरे चाचा का लड़का है वो। एक बार उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी कर दी थी। मैंने धक्का देकर उसे इस फ्लैट से बाहर निकाला था। उसने मुझे तभी चैलेंज किया था, एक दिन वो मुझे इस फ्लैट से निकाल देगा। पैसे की कीमत ना आज उसके लिए कुछ है और ना मेरे लिए। बस बात अड़ वाली है भाई, वो मुझे नीचे दिखाना। क्या बकने लगा है यार तू, हैं? मुझे फ्लैशबैक से कुछ नहीं लेना देना। और असलम भाई भी ऐसी स्टोरियों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, तभी तो फिल्में नहीं देखते वो। सब साली ऐसी स्टोरियों से भरी होती है। मतलब की बात बोल, फ्लैट को बेचने के लिए तैयार है या नहीं? मेरे कहने से एक बार तुम जाकर असलम भाई को समझाने की कोशिश तो करो भाई। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से भी कुछ। तू जानता है ना सेठ, अगर तू बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फ्लैट फोकट में तेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं पूरे 60 लाख असलम भाई को खुद देने को तैयार हूँ। पहली बार सुर्ख हुआ पठानी सूट वाले का चेहरा। सिगरेट का अंतिम सिरा फर्श पर पटकने के साथ एक झटके से खड़ा हुआ। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है सेठ। असलम भाई कोई खरीदने निकल पड़ा तू तो, है? इतना भी नहीं जानता? असलम भाई ज़्यादा रकम के फेर में पड़कर अपने क्लाइंट के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल, अगर ये बातें यहाँ नहीं हो रही होती ना, तेरी फैक्ट्री के ऑफिस में होते हम दोनों, तो अब तक मैं तुझे असलम भाई को गाली देने के जुर्म में गोली मार चुका होता। मगर यहाँ अभी तक मैंने वैसा नहीं किया। पूछ पूछ सेठ, क्यों नहीं किया अभी तक मैंने ऐसा? क्यों नहीं किया? वो भी खड़ा हो गया था। क्योंकि कुछ देर पहले मैं तेरे बेटे से मिल चुका हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। जाने क्यों मैं उसे अनाथ नहीं करना चाहता। गंजा कुछ कह नहीं सका। अब वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा मेरे पास। जल्दी बोल और सोच समझ कर आखिरी बार बोल दे, पूरे 60 लाख में अपने इस फ्लैट को बेचने को तैयार है या नहीं?
मैं एक बार असलम भाई से मिलना। वाक्य पूरा नहीं कर सका था वो। बिजली किसी गति से पठानी सूट वाले का हाथ जेब में गया, रिवॉल्वर सहित बाहर वापस आया, गंजे की तरफ तना और धाएं। सारा इलाका फायर की आवाज़ से दहल उठा। एक चीख गूंजी, एक क्या, एक साथ अनेक चीखें गूंजी थी वहाँ। उनमें एक औरत और एक लड़के की चीखें भी थी। वे अभी अभी अंदर वाले कमरे से दौड़ते हुए इस कमरे में आए थे। चीख पठानी सूट वाले के हलक से भी निकली थी। इतना ही नहीं, उसका रिवॉल्वर भी हवा में तैरता नजर आया था। और अभी ठीक से कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि छनाक जोरदार आवाज़ के साथ एक खिड़की का कांच टूटा, और ऐसा टूटा कि सारे कमरे में कांच कांच ही बिखर गया। कांच के अनेक टुकड़े कमरे में मौजूद लोगों को लगे थे। साथ ही फर्श पर बिखरे हुए कांच पर एक इंसानी जिस्म यूं कलाबाजियां खाता नजर आया था, जैसे गोलाई में घूम रहे रोल के अंदर घूम रहा हो। अचानक भूचाल सा आ गया था कमरे में। किसी और की तो बात छोड़ो, खुद पठानी सूट वाले तक को पता नहीं लग पाया कि पलक झपकने से कम समय में आखिर वहां पे हो क्या गया। ठीक उसी वक्त, जिस वक्त उसकी उंगली ने ट्रिगर दबाने की हरकत की थी, क्यों झंझना गया उसका हाथ? कहाँ गायब हो गया उसका रिवॉल्वर? कुछ भी तो समझ नहीं आया था उसकी। खिड़की का कांच तोड़कर कमरे में आया इंसानी जिस्म ठीक उसके जिस्म से आकर टकराया था। सच्चाई ये है कि दिमाग उस वक्त ज़रा भी काम नहीं कर रहा था। जिस्म धाड़ से फर्श पर जाकर गिरा। उठने के लिए अभी अपने हाथ पांव तक सीधे नहीं कर पाया था कि कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर लगा महसूस किया। कानों में आवाज़ पड़ी, जरा भी हिलो तो मारे जाओगे। वो कसमसाया। दो हाथों ने उसके कंधे जकड़ लिए, दोनों पैर किन्हीं अन्य दो हाथों ने। किसी लड़की की कड़क आवाज़ कानों से चीरती चली गई, तुम्हें ठीक 6:35 और 55 पर भविष्य में, यानी 6:36 पर मनीष मल्होत्रा की हत्या करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर अतुल त्यागी। लाख दिमाग घुमाने के बावजूद पठानी सूट वाले की समझ में ये बात आकर नहीं दे रही थी कि पलक झपकने से भी कम समय में कमरे की तस्वीर इतनी जल्दी कैसे बदल गई। कहाँ से आ टपके वो जादुई हमलावर? सिंघानिया ग्रुप की एक और आश्चर्यजनक कामयाबी, विशेष नाम के बच्चे का एक और चमत्कार। अगले दिन के लगभग सभी अखबारों में उपरोक्त किस्म के हेडिंग्स लगे थे। सभी ने पिछले दिन की घटना को विस्तार से छापने के साथ साथ लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं, जब से सिंघानिया ग्रुप का हत्या बचाओ दस्ता अस्तित्व में आया है, शहर का क्राइम रेट एकदम नीचे आ गया है। खासतौर पर मर्डर की घटनाओं में कमी आई है। हम पहले भी छाप चुके हैं और फिर लिखते हैं। सिंघानिया ग्रुप के मुताबिक विशेष नाम के एक विशेष बच्चे में ईश्वर प्रदत्त एक अद्भुत क्षमता है। वो भविष्य में होने वाली मर्डर की किसी भी घटना को पहले ही देख लेता है। यह तक बता देता है कि कौन किस वक्त किसका मर्डर किस तरह और कहाँ करने वाला है ना हैरत अंगेज बात। और वो टीम केवल 5 व्यक्तियों की है जो उसके द्वारा दी गई जानकारियों पर बिजली किसी गति से कार्यवाही करती है। उस टीम के मेंबर्स के नाम हैं मारिया, अंकित, आरिफ, त्रिलोचन सिंह और पारस श्रीवास्तव। पारस इस टीम का चीफ है और इस अनोखे प्रोजेक्ट के मालिक हैं श्री बलराज सिंघानिया, शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के मालिक। एक उद्योगपति के रूप में शायद उन्हें इतने लोग नहीं जानते थे जितने उनके इस काम की वजह से जान गए हैं। हत्या बचाओ दस्ता सिंघानिया ग्रुप का ही एक हिस्सा है। उनके मुताबिक विशेष से टिप्स मिलते ही पारस और उसके साथी बिजली किसी गति से वहां पहुंचते हैं जहां मर्डर होने वाला होता है और उसे रोक देते हैं। अभी तक अपने प्रयास में वो केवल 2 बार नाकाम हुए हैं। ज़्यादातर कामयाबी ही हाथ लगी है उन्हें। यही कारण है कि शहर में न केवल मर्डर कम होने लगे हैं, बल्कि एक सर्वेक्षण के तहत हमने ये भी पाया कि क्रिमिनल्स उस विशेष के डर से जिसे अभी तक सिंघानिया ग्रुप के लोगों के अलावा किसी ने देखा नहीं है, मर्डर जैसा क्राइम करने से कतराने लगे हैं। ये सब पढ़ने के बाद बलराज सिंघानिया ने देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार उस कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ उछाल दिया जिस पर पहले से ही आज के लगभग सभी अखबार पढ़े थे। 60 के लपेटे में पहुंच चुका सिंघानिया एक अधेड़ परंतु बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति था। सर के ही नहीं, मोटी भवों तक के बाल कच्ची बर्फ की मानंद सफ़ेद थे। उसके रंग अंग्रेज़ों की तरह गुलाबी, लंबी नाक और बड़े बड़े कानों वाले उस शख्स का जिस्म भारी था। बावजूद इसके कद लंबा होने के कारण वो जचता था। इस वक्त वह ब्लू कलर का सूट, सफ़ेद कमीज़ और लाल टाई पहने हुआ था।
पैरों में चमकदार जूते, कीमती अंगूठियों का शौकीन मालूम पड़ता था वो। मोटी मोटी 10 में से 6 उंगलियों में हीरे, माणिक, नीलम और पुखराज की अंगूठियां जगमगा रही थीं। अखबार पढ़ने के बाद दमक तो रहा था उसका चेहरा, लेकिन ऐसा नहीं कि खुशी से पागल ही हुआ जा रहा हो। जेब से एक मोटा और लंबा सिगार निकालकर उसने कीमती लाइटर से सुलगाया। उसमें कश लगाने के साथ हॉल जैसे कमरे में चहलकदमी करता हुआ बोला, आज के अखबार पढ़कर हम सभी खुशी से झूम सकते हैं, क्योंकि वो सपना साकार होने की डगर पर है जो हम लोगों ने जागती आंखों से देखा था। मगर अपनी बात शायद जानबूझकर उसने अधूरी छोड़ी थी। कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ वो घूमा। वहाँ पारस, मारिया, अंकित, आरिफ, त्रिलोचन सिंह बैठे थे। पूरी तरह खामोश वे पांचों उसी की तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर तक उस कॉन्फ्रेंस हॉल में खामोशी छाई रही। फिर उस खामोशी को भी सिंघानिया ने ही तोड़ा। पूछो क्यों? क्यों हमें आज के अखबार पढ़कर पूरी खुशी नहीं हुई? उन 2 हत्याओं की वजह से, अंकित ने कहा। करेक्ट। सिंघानिया के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे अंकित के जवाब ने उसे पूरा खुश कर दिया हो। हमें खुशी है कि टीम को हमारी भावनाओं का एहसास है। हमारे अस्तित्व में आने के बाद हुए वो 2 कत्ल सिंघानिया ग्रुप के माथे पर कलंक की तरह है। आज के अखबार पढ़कर हमारी हालत ठीक वैसी ही हुई है जैसे झूम झूम कर नाचने के बाद मोर की हालत होती है। हमने पूरी कोशिश की थी सिंघानिया साहब, कॉन्फ्रेंस टेबल के एक तरफ पड़ी कीमती कुर्सी पर बैठे पारस ने कहा। पहले मर्डर को हम टाइम कम और दूरी ज़्यादा होने के कारण नहीं रोक पाए थे, और दूसरे में विशेष के बताए जाने के बावजूद घटनास्थल को हम ठीक से पहचान नहीं पाए थे। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता रहा तो हमारे मिशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोशिश तो यही है सिंघानिया साहब, मगर वो आरिफ की तरफ घूमा। 5 आदमियों की ये टीम इस काम के लिए बहुत कम है। आदमी नहीं, व्यक्ति बोलो, मारिया ने तुरंत कहा। मैं भी तो तुम्हें में शामिल हूँ, और मैं आदमी नहीं, नारी हूँ, अबला हूँ। अबला? वाह जी वाह। त्रिलोचन अपने को रोक ना सका। ऊपर वाला अगर इस देश की सारी लड़कियों को तुम जैसी अबला बना दे तो उद्धार हो जाए इस मुल्क का। क्यों? मेरे अबला होने में क्या कमी लगती है तुम्हें? सारी अबलाओं का निशाना अगर इतना सच्चा हो जाए जितना तुम्हारा है तो मर्डर्स को तो विशेष रोक देगा, और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को खुद महिलाएं खुद ही रोक लेंगी। अतुल त्यागी बेचारा हथकड़ी लगने तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो गोली तुमने चलाई थी, जो सीधी उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी, और ट्रिगर दबाने के लिए उसकी उंगली बस हरकत ही करती रह गई। निशाना सच्चा होने से क्या मैं अबला नहीं रही? इससे पहले कि त्रिलोचन सिंह पुनः उसे छेड़ने वाली कोई तीखी बात कहे, उनकी नोक झोंक पर हौले से मुस्कुराते सिंघानिया ने कहा, ठीक कहता है त्रिलोचन सिंह। खुद पर होने वाले अत्याचारों को कम करने के लिए देश की हर लड़की को मारिया बनना होगा, तब नारियां अबला नहीं कहलाएंगी। जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए 5 आदमियों की टीम बहुत कम है। हम खुद भी ऐसा महसूस करते हैं। टीम बड़ी होनी चाहिए, मगर जैसा कि तुम जानते हो, एरो गैरो की भर्ती नहीं कर सकते हम अपने ग्रुप में। हीरे चाहिए हमें, हीरे, वैसे ही हीरे जैसे तुम पांचों हो। और इस बात को तो तुम भी समझते होंगे कि हीरे तलाशना कोई मजाक नहीं है। सिंघानिया ग्रुप के इस दस्ते में शामिल होने के लिए कम से कम 2 विशेषताएं ज़रूर होनी चाहिए। पहली, वो कोई भी ऐसा खास हुनर रखता हो जो उसे दूसरों से अलग करता हो। दूसरी, देश से क्राइम ख़त्म करने का जज्बा उसमें जुनून की हद तक हो। बात अधूरी रह गई, कारण कमरे में एक नई आवाज़ का गूंजना था। एक नारी स्वर था जिसने कहा था, माफ़ कीजिएगा सिंघानिया साहब, मुझे 25वीं बार आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। मीडिया के लोगों ने ऑफिस के बाहर हंगामा मचा रखा है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस आवाज़ को सुनकर सिंघानिया ने एक नज़र अपने 5 सिपा सलारों पर डाली और फिर मजबूत कदमों से कॉन्फ्रेंस हॉल के फर्श पर पड़े ईरानी कालीन को रौंदता टेबल की तरफ बढ़ गया। मेज पर रखी एक विचित्र सी मशीन का ग्रीन बटन दबाया और कहा, चुनिंदा लोगों को अंदर भेज दो। शक्ल से ही खुर्राट नजर आ रहे सफ़ेद दाढ़ी वाले पत्रकार ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद करीब 20 पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा,
सबसे पहले हम विशेष के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप विशेष के बारे में? उसमें ये क्वालिटी कैसे आई कि वो, इस बारे में ना हम कुछ कह सकते हैं ना दुनिया का कोई अन्य शख्स। विशेष उस कुदरत का अद्भुत नमूना है जिसके 1% रहस्यों को भी हम आज तक समझ नहीं सके हैं। अपनी तरक्की के दावे हम चाहें कितने करें, लेकिन हमारी इस बात से शायद आप लोग भी सहमत होंगे, विज्ञान की हैसियत ईश्वरीय चमत्कारों के सामने आज भी केवल उतनी ही है जितनी सूरज के सामने दीपक की होती है। हम सब जानते हैं, अगर किसी बच्चे में जन्म से दिमाग कम है तो उसमें शारीरिक बल ज़्यादा होता है। अगर किसी को आंखें नहीं मिली हैं तो उसमें कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। केवल इतना ही तो जानते हैं हम, ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। इस क्यों का जवाब केवल ऊपर वाले के पास है, उसी पर जिस पर विशेष की इस विशेष क्वालिटी का जवाब है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, ये क्वालिटी उस बच्चे में पैदा होने वाले दिन से ही है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं सर? उसकी अब तक की हिस्ट्री की बेस पर। पैदा होते ही दाई ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हुआ ये था, रोते रोते वो बहुत बुरी तरह डरा और फिर एकदम ढीला पड़ गया। उस क्षण दाई ने ही नहीं, सब ने यही समझा कि मर गया वो। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी कि अचानक हाथ पैर हिलने लगे, फिर से रोने लगा वो। सब उसके पुनः जीवित होने पर खुश थे। इस खुशी में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा हुआ क्यों था। उसके बाद ऐसा अक्सर होने लगा। अचानक वो बुरी तरह डरता और बेहोश हो जाता। कुछ देर बाद खुद ही पुनः होश में आ जाता। देहात के डॉक्टरों ने इसे किसी अनजानी बीमारी का नाम दिया और कहा कि समय के साथ ऐसा होना खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मगर हुआ नहीं ऐसा। जब तक बोलने लायक हुआ तो अक्सर ये बताने लगा कि फला जगह, फला आदमी, फला टाइम पर फला आदमी को मार देगा। बताने का उसका अंदाज ऐसा होता था जैसे भविष्य में घटने वाली घटना के मंजर को अपनी आंखों से देख रहा हो, और आखिर में डर कर बेहोश हो जाता था। शुरू में सबने इसे बीमारी समझा, मगर ज्यों-ज्यों कुछ ऐसी बातें सामने आती गईं कि वो जो कहता था भविष्य में घट जाता था, तो लोगों के कान खड़े होने शुरू हो गए। और जब ऐसा अक्सर होने लगा तो एक छोटे से अखबार में उसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ छपी जो हमारी नज़रों से गुजरी। उस न्यूज़ को पढ़कर हमें लगा कि इस ईश्वर के चमत्कार का सदुपयोग किया जाए तो कम से कम हत्याएं होने से तो रोक सकेंगे। हमारे दिमाग में एक बात आई और उसके फलस्वरूप। सर जरा विस्तार से बताइए, आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया ये जानने के बाद? एक पत्रकार ने जैसे ही महसूस किया कि सिंघानिया बात ख़त्म करने वाले हैं, वो पूछ बैठा। हम उस गांव में गए जहां विशेष पैदा हुआ था। उसके माँ बाप से मिले। विशेष के अलावा उनके 7 बच्चे और थे। बहुत गरीब थे वो लोग, इतने ज़्यादा कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर सकते थे। हमने उनके सामने विशेष को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। फ़ौरन मान गए वो लोग। यानी कि सर आप उन्हें अपने साथ ले आए हैं? हाँ, जाहिर है। उसके बाद सर? हमने एक हीरे की खोज की, वो जो आपके सामने बैठा है। कहने के साथ उसने पारस की तरफ इशारा किया और फिर गर्व के साथ बताने लगा। पारस श्रीवास्तव का अतीत इंडियन आर्मी से जुड़ा है। भारत के उस कमांडो दस्ते का चीफ हैं ये रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल मानी जाती है। कारगिल की वादियों में एक टेररिस्ट ग्रुप के छक्के छुड़ाते वक्त इसके दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कट गई थी और आर्मी के नियमों के मुताबिक ये हैंडीकैप हो गए, इसलिए इनकी छुट्टी कर दी गई। मगर केवल उंगली कट जाने के कारण इनकी क्षमताओं में तो कोई कमी नहीं आई थी, इसलिए मेरे पास इनका लिए काम था। अपने बाकी के 4 साथी इन्होंने खुद चुने, वो भी इन्हीं की तरह हीरे हैं, हीरे। अंकित पांडे आज से केवल 6 महीने पहले तक सर्कस में काम करता था। हवा में कलाबाजियाँ खाने और अपने शरीर से कांच की दीवार तोड़ने के ऐसे ऐसे करतब दिखाया करता था कि लोग दांतों के तले उंगलियां दबा लेते थे। पारस को अपने काम का लगा तो सिंघानिया ग्रुप में शामिल कर लिया, और वो जो एक कोने में सिमटे से बैठे हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह, इनका काम अपने शरीर में आग लगाकर 500 फुट ऊपर से पानी से भरे कुएं में छलांग लगाकर लोगों का मनोरंजन करना था।
मौत की छलांग के नाम से फेमस था इनका वो खेल। जान जोखिम में डालकर रोटी कमाने वाले ऐसे शख्स की कदर अगर पारस को नहीं होती तो फिर किसे होती। अब आरिफ पठान पर आते हैं। हिमालयन कार रैली में 3 बार फर्स्ट आ चुका है ये शख्स, मगर रोजी रोटी के लिए मौत के कुएं में मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाया करता था। पारस को लगा ये मेरे लिए नहीं, देश के काम आने वाला बंदा है। यही है ये वह शख्स जो विशेष द्वारा टिप्स मिलने पर निर्धारित समय में बाकी चारों को सही समय पर घटनास्थल पर पहुंचाता है। रह गई मारिया। सब जानते हैं निशानेबाजी के मामले में से पीटी ऊषा कहा जाता है। अब मैं उस बात की चर्चा नहीं करना चाहता कि सारे टैलेंट होने के बावजूद वो ओलंपिक में क्यों नहीं जा सकी। बस इतना ही कहूँगा कि घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का होता है। यही है वो जो अगर सही मौके पर फायर करके अतुल त्यागी के हाथ में दबे रिवॉल्वर को नहीं उड़ा देती तो मनीष मल्होत्रा नाम का वो शख्स आज दुनिया में नहीं होता। पर सवाल ये है कि आपके ने और पारस ने इन चारों को जुटाया क्यों? उद्देश्य क्या है आपका? ये भी बताने वाली बात है। क्राइम कम करना चाहते हैं हम लोग। इस चाहत का कोई खास कारण है या? क्या खास कारण होना चाहिए? क्या कारण? इतना कारण काफ़ी नहीं कि हर शरीफ शहरी को क्राइम से नफरत होनी चाहिए। जिस लेवल तक भी वो कर सकता है क्राइम को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपराध से लड़ना हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए, उसका हक है। दाढ़ी वाले खुर्राट पत्रकार ने कहा, सुना है आपने ये मिशन इसलिए चुना है क्योंकि आपकी पत्नी की हत्या हुई थी। उस पत्नी की जिसे आप बहुत प्यार करते थे और उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जा सका। उसी सबसे प्रेरित हैं आप। अगर आप हमारे मिशन को उस घटना से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सब कहते वक्त सिंघानिया थोड़ा उत्तेजित नजर आने लगा था। हो सकता है कि हमारे अंतर्मन में कहीं उस घटना की वेदना भी हो। अगर है भी तो हम उसमें कोई बुराई नहीं देखते, मगर यकीन मानिए इस मिशन का कारण केवल निजी नहीं है। हमारा सोचना ये है कि ऐसे हम अकेले नहीं हैं जो अपने किसी प्रियजन को किसी हत्यारे के हाथों खोकर आज तक तड़प रहे हैं। हालांकि हर अपराध घृणा के योग्य है, मगर आदमी द्वारा आदमी का वध करना सबसे निंदनीय है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। चाहते तो हम ये भी हैं कि किसी भी किस्म का क्राइम ना हो, सब प्यार से रहें, मगर अफसोस विशेष के वह मर्डर ही देख पाता है। आपने हम सबको इन 5 से मिलवाया, मगर उससे नहीं मिलवाया जो इन सब का बेस है, जिसकी टिप्स पर आप सब काम करते हैं। जनता उसे देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उससे बातें करना चाहती है। आपको पत्रकारों के सामने उसे लाना चाहिए। सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह आप समझ सकते हैं। वो उन सब का निशाना हो सकता है जो भविष्य में किसी मर्डर के मंसूबे बना रहे हैं। उन सब का दुश्मन नंबर 1 है वो। इसलिए उसका गुप्त रहना और लोगों की पहुंच से दूर रहना ज़रूरी है। यही शायद ये बता देना भी बेहतर होगा कि सिंघानिया ग्रुप द्वारा उसे इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर रखा गया है। क्रिमिनल्स अगर किसी तरह उसके ठिकाने तक पता भी लगा लें तो उस तक पहुंच नहीं सकते। और आप खुद और ये 5 जो। एक बार फिर सिंघानिया ने अधूरे सवाल का पूरा मतलब समझते हुए जवाब दिया। अगर वे हमें निशाना बनाते हैं तो हमारे ना रहने से अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है। बाकी रही इन 5 की बात, इनकी खूबियों का परिचय हम आपको दे चुके हैं। ऐसे किसी भी क्रिमिनल का मुकाबला करने की इनमें पूरी क्षमता है, मगर विशेष ऐसा नहीं है। केवल 10 साल का बच्चा है वो। ईश्वर प्रदत्त एकमात्र खूबी के अलावा वो साधारण ही है। आप भले ही अपने मिशन को बहुत पवित्र और सटीक कहें, मगर कानून ऐसा नहीं मानता। अतुल त्यागी से पहले आपने लगभग सभी इसी तरह रंगे हाथों एक ऐसे शख्स को पकड़ा था जो आपके मुताबिक भविष्य में अपनी बीवी के आशिक का कत्ल करने वाला था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, मगर बात जमी नहीं। पहली बात, आप किसी भी तरह ये साबित नहीं कर सके कि वो अपनी बीवी के आशिक का मर्डर करने वाला था। विशेष वाली दलील को कोर्ट ने माना नहीं। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा साबित भी कर देते तो उस शख्स को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
जिसके तहत किसी को ऐसे क्राइम में सजा दी जा सके जो अभी तक हुआ नहीं है। उस केस का फैसला हो चुका है। पहले पत्रकार की बात पूरी होते ही दूसरा पत्रकार ने कहा, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है उसे। ऐसी हालत में क्रिमिनल्स आपके मिशन से क्यों डरेंगे? मतलब भविष्य के अतुल त्यागी जैसे लोगों पर खौफ ही कहाँ रहेगा सिंघानिया ग्रुप का? यानी आपका मिशन टाइम टाइम फेस? यही कहना चाहते हैं हम आप लोगों से। बल्कि अगर ये कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस मामले में हम आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि सिंघानिया ग्रुप कोई अच्छा काम कर रहा है, समाज की भलाई के लिए कुछ कर रहा है, तो इस आवाज़ को उठाकर कानून तक पहुंचाइए, उसे समझाइए। विशेष जैसे यानी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूर्वाभास हो जाता है, और अगर आज तक कानून में ये प्रावधान नहीं है कि जो क्राइम हुआ ही नहीं उसमें किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती, तो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसमें संशोधन करें। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब किसी ने किसी की हत्या कर ही दी, तब आपने हत्यारे को सज़ा दी तो क्या दे दी? बात तो तब है जब आपने किसी को मर्डर होने से बचा लिया, और सज़ा उसे दी जाए जो भविष्य में मर्डर करने वाला था। भविष्य के हत्यारों को हत्या करने से पहले ही पकड़ लेने का ये पवित्र और अद्भुत मिशन सिंघानिया ग्रुप ने शुरू किया है, और इसमें हमें आप लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत है। छापिए ये सब, ताकि आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके जो इस देश के कानून बनाते हैं।